नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने बीजेपी के केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नहीं, मिशन देश और संविधान दोनों को बचाने का होगा। महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने लोगों को 3 बड़े धोखे दिए हैं। टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारे गोदाम अडानी के कब्जे में है और भारत सरकार के पास अब कोई गोदाम नहीं बचा है। देश के बंदरगाह एक एक करके निजी कंपनियों को बेच दिए गए और अब भारत बिकाऊ है। यही भारत सरकार की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, संविधान भी खतरे में है और हमें इन सभी को बचाना है। किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये भी बिकने के कगार पर है। टिकैत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी शाह दोनों बाहरी लोग हैं और इन्हें यहां से जाना होगा। यूपी की जमीन पर ये दंगा करवाने वाले लोग हैं और इन्हें यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि किसान इस देश की आवाज और देश का गौरव हैं। किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। साथ ही लिखा कि खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भीड़ दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा है कि हमें किसानों का दर्द समझने की जरूरत है। वरुण गांधी ने लिखा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान प्रदर्शन में जुटे हैं। वो हमारे अपने ही खून हैं। हमें उनके साथ दोबारा सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। रविवार को रेवाड़ी में सीएम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में 47.27 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईजीयू मीरपुर परिसर में पौधारोपण करने के बाद नवनिर्मित राष्ट्रीय ध्वज, विश्वविद्यालय मास्टर प्लान, पूर्व छात्र संगठन अधिनियम और विद्युत उत्पादन मॉडल का लोकार्पण किया। मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत का प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ेगा। सीएम ने सभी को शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि माता पिता बच्चों के लिए पहले अध्यापक होते हैं। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष हुकुमचंद यादव भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में ऊंचा गांव के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। अजय चौटाला ने सिरसा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत पर बोलते हुए कहा कि आंदोलन और पंचायत से कोई समाधान नहीं होता। अगर किसानों को समाधान निकालना है तो आंदोलन की बजाय केंद्र से बातचीत करनी होगी। सिरसा के सदर बाजार में स्टेट वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 170 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने वैक्सीनेशन शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा में 20 सितंबर की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जारी किए आदेश। जिला उपायुक्तों और पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी बीच रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,766 नए कोरोना केस सामने आए।
इससे एक दिन पहले 42,618 मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 308 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 38,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि एक दिन में 4,367 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले रोजाना केरल से दर्ज हो रहे हैं। केरल में बीते रोज कोरोना संक्रमण के 29,682 नए मामले सामने आए और 142 मरीजों की मौत हो गई। वहीं देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,29,88,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,40,533 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,21,38,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन हरियाणा का विरोध प्रदर्शन। कैट बस स्टैंड से लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास तक करेंगे प्रदर्शन। अपनी काफी समय से लंबित मांगों को मनवाने के लिए विज को सौंपेंगे ज्ञापन। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के सदस्यों ने कमेटी मीटिंग बुलाई, जिसमें सिंघू बॉर्डर को खुलवाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि मुहिम को सक्रियता से आगे बढ़ाया जाएगा और एक तरफ का रास्ता जल्द से जल्द खुलवाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए मंच की टीम गांव-गांव जाकर जन समर्थन जुटाने का कार्य भी करेगी। मंच के सदस्यों का कहना है कि रास्ता खुलवाने के लिए प्रशासन और किसान नेताओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद अब बड़ा कदम उठाने पर विचार किया गया। सोनीपत पुलिस ने शिक्षक दिवस अनोखे तरीके से मनाया, जहां उन्होंने लोगों को थैंक यू टीचर वाले पंपलेट बांटकर उनका धन्यवाद किया। महिला थाने की एसएचओ ने कहा कि प्रत्येक घर में बच्चे के पहले टीचर मां बाप ही होते हैं, इसलिए मां बाप के जरिए जागरूकता अभियान टीचर डे पर शुरू किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि घर के साथ दुकानदारों के पास भी जाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। ये मुहिम रविवार से शुरू कर दी गई है और महिलाओं को सुरक्षा के लिहाज से भी जानकारी दी जा रही है। महम के गांव बहलबा में एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है। पति ने समय रहते दुल्हन के इरादों को भांप लिया था, जिसके बाद उसने पुलिस में दुल्हन की शिकायत दी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल यतिराज ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही नोएडा के डीएम सुहास पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ सुहास की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत पूरे देश को खुश कर दिया। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में नोएडा के डीएम सुहास को सिल्वर मेडल जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी है। आपको बता दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के पुरुष एकल SL4 क्लास बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में सुहास फ्रांस के लुकास माजूर से करीबी मुकाबले के बाद सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। रविवार को उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SH6 फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को 21-17, 16-21, 21-17 से मात दी। कृष्णा नागर ने 43 मिनट में खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। इसके साथ ही कृष्णा नागर पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बन गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा ने भारत को 5वां गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कृष्णा नागर को बधाई दी है। आपको बता दें कि मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 19 मेडल जीते हैं।
भारत के खाते में अब 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2016 के रियो पैरालंपिक में भारत ने 2 गोल्ड मेडल सहित कुल 4 मेडल जीते थे। बादली के गांव खुडन में पहलवान बजरंग पुनिया के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवान सतपाल भी पहुंचे। बजरंग पुनिया को साथी पहलवान अपने कंधों पर बैठाकर समारोह स्थल पर लेकर पहुंचे। खुंडन गांव बजरंग पुनिया का पैतृक गांव है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के एक और लाल ने डंका बजाया है। प्रमोद भगत ने पुरुष एकल बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड को अपने नाम किया। भारत के पास अभी तक 4 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो वहीं बैडमिंटन पुरुष एकल में ही मनोज सरकार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में भारतीय पैराशूटर्स ने कमाल कर दिया है। मनीष नारवाल ने गोल्ड पर कब्जा किया है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में मनीष नारवाल ने 218.2 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। कतुरा गांव के रहने वाले मनीष नारवाल ने महज 19 साल की उम्र में इतिहास रच दिया है। मनीष नारवाल ने पहले 2 शॉट में 17.8 ही स्कोर किया था, लेकिन इसके बाद नारवाल ने शानदार वापसी। जीत के बाद से ही मनीष के गांव कथुरा में गोल्ड मेडल जीतने के बाद खुशी का माहौल बना हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। परिजनों ने कहा कि छोटी सी उम्र में मनीष ने देश का सम्मान गोल्ड मेडल जीतकर बढ़ाया है। उन्हें मनीष के गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी है और मनीष के गांव लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उधर सिंहराज भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए। इस पैरा ओलंपिक में 39 साल के सिंहराज ने दूसरा मेडल हासिल किया है। इससे पहले उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक मिला था। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले मनीष नारवाल और सिंहराज के घर पहुंचकर उनके परिवार को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में फरीदाबाद के लिए 3 मेडल लाना बहुत खुशी की बात है। डीसी ने कहा कि इस जीत के लिए वे जिले की तरफ से विजेताओं के परिवारों को बधाई देने पहुंचे हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को खेल नीति के तहत सबसे ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर रही है। टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। जीत के बाद से ही पूरे इलाके में खुशी की लहर है। हरविंदर सिंह के पिता बेटे की जीत पर भावुक हुए। कांस्य पदक जीतने पर इलाके में मिठाई खिलाकर और नाच गाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए सिल्वर लाने वाले विजेता योगेश कथुनिया का बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। योगेश ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया है, तो वहीं योगेश कथुनिया को डीसी श्यामलाल पुनिया और पूर्व विधायक ने शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक में डंका बजाने वाले प्रदेश के लाल सुमित अंतिल का भव्य स्वागत किया गया। सुमित ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड को अपने नाम कर टोक्यो में देश का नाम रोशन किया। इस मौके पर सुमित ने कहा कि जिस स्वागत की उम्मीद उन्होंने की थी, उससे भी ज्यादा भव्य स्वागत उनका किया गया। सुमित ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को दिया है। सुमित ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी उनके परिवार ने पूरा सपोर्ट किया और इसकी सपोर्ट की वजह से वो देश के लिए गोल्ड ला सके। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस बार पिछले पैरालंपिक के मुकाबले 4 से बढ़कर 15 मेडल आए हैं। अब ट्रेनिंग चल रही थी, तब मैंने खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी पहले लठ गाड़ने में मशहूर थे, अब भाला गाड़ने में भी मशहूर हो गए हैं। वहीं सरकारी नीति के अनुसार इन खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह बहुत जल्द एक सम्मान समारोह पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित किया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी और उपकप्तान सविता पुनिया के शानदार प्रदर्शन को लेकर डीग की नई अनाज मंडी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सविता पुनिया को सम्मानित किया। इससे पहले सविता पुनिया के डीग के कृष्ण गौशाला के पास पहुंचने पर वहां खड़े ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। गांव के बुजुर्गों ने सविता पुनिया का फूल माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान समस्त ग्रामीणों ने सविता पुनिया को चांदी की हॉकी और बॉल भेंट की। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में होने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को मंजूरी दे दी है। मेले का आयोजन 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक किया जाएगा, जिसमें करीब 15 देशों के हस्तशिल्पकार भागीदारी करते हैं। वहीं इस बारे में मेले का कंट्री पार्टनर ब्रिटेन होगा। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल मेले का आयोजन नहीं किया गया था। रोहतक की चौधरी छोटू राम की समाधि स्थल से आम आदमी पार्टी ने किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत की, जिसका समापन 13 सितंबर को पलवल में किया जाएगा। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है और जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी इसी तरह से किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारकर नामी कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट मोबाइल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। सीएम फ्लाइंग ने फैक्ट्री से 1800 लीटर से अधिक नकली मोबिल ऑयल के साथ साथ अन्य सामान भी जब्त किया है और एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया है। टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद में नकली मोबिल ऑयल बनाने और बेचने का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की और 1800 लीटर से अधिक नकली मोबिल ऑयल बरामद किया। फतेहाबाद में नकली इंजन ऑयल बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सीएम फ्लाइंग ने शनिवार रात छापेमारी कर 1880 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। महम के गांव बहलबंद में एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है। पति ने समय रहते दुल्हन के इरादों को भांप लिया, जिसके बाद उसने पुलिस में दुल्हन की शिकायत दी थी। दरअसल बहलबा का रहने वाला शख्स उत्तराखंड की लड़की को शादी करके लाया था। शख्स ने दुल्हन के फोन की रिकॉर्डिंग चालू की हुई थी, जिसमें उसने दुल्हन और उसके परिजनों की बातचीत जो है वो सुन ली, जिसमें योजना बनाई गई थी कि वो अपने पति और उसके परिवार को खाने में नींद की गोली देकर सुला देगी और फिर घर के सामान पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाएगी। पति ने रिकॉर्डिंग को सुना तो दुल्हन की शिकायत वर्तमान सरपंच और पुलिस को दे दी। पुलिस जांच में जुट गई है। पता ये भी चला है कि महिला की पहले भी कई शादियां हो चुकी हैं। तो वहीं लड़की और उसके भाई का कहना है कि बिचौलिया ने शादी के नाम पर लड़की को लड़के वालों को बेच दिया था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो वो उसे लेने पहुंचे। राय में आए दिन चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार रात चोरों ने अपना आतंक दिखाया, जहां पर गांव असवारपुर और विश्वा मिल चौक पर दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां से चोरों ने हजारों की नकदी और लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। पंचकुला के बरवाला में हुआ दुर्घटना सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति और 2 बच्चों की हादसे में हुई मौत। परिवार की एक महिला भी गंभीर रूप से घायल, नागरिक अस्पताल में महिला का इलाज जारी। हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खास योजना लेकर आई है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।
अंबाला में कुल 1213 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 59 को प्लेवे में तब्दील करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए सभी आंगनबाड़ी वर्करों को 7 मास्टर ट्रेनरों द्वारा 5-5 दिन की ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग दी जा रही है। विभाग ने बच्चों के लिए प्लेवे किट भी तैयार की है। अधिकारियों का कहना है कि नवंबर तक प्लेवे स्कूल शुरू होने की उम्मीद है। इनसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास काफी तेजी से होगा। स्टेट विजिलेंस की टीम शुक्रवार को सिरसा नगर परिषद पहुंची। इस दौरान टीम ने एमई ब्रांच से कुछ दस्तावेज हासिल किए। स्टेट विजिलेंस की टीम चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले से जुड़े केस के सिलसिले में सिरसा आई। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को स्टेट विजिलेंस की टीम ने 5 जुलाई को रिश्वत लेते पकड़ा था। काम के बदले रिश्वत वसूली के इस मामले में विजिलेंस टीम सिरसा नगर परिषद पहुंची। सिरसा में पिछले काफी समय से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सिरसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। शनिवार सुबह 5 बजे पुलिस के जवानों ने हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स में कम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सिरसा पुलिस की 4 टीमों ने दबिश दी। इस दौरान काफी मात्रा में अवैध शराब और बिना कागजात के बाइक भी अपने कब्जे में ले ली है। 2 घंटे तक पुलिस का कम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। फिलहाल सिविल पुलिस लाइन थाना ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला नगर निगम ने 4 सितंबर से 10 सितंबर तक मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश दे दिए। दरअसल जैन उत्सव के मद्देनजर नगर निगम की ओर से मीट की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी को लेकर मीट मालिकों को नोटिस भेजे गए। नगर निगम अधिकारी ने कहा कि हर साल अंबाला शहर में मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए जाते हैं। फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जमाई कॉलोनी की अपील मंजूर कर ली है। बता दें कि कांग्रेसी नेता ने नगर निगम कमिश्नर को अपील मंजूर होने की कॉपी सौंपी है। दरअसल सैकड़ों मकानों में तोड़फोड़ होनी थी, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष था। फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में सीवर जाम की समस्या से परेशान लोगों के हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और मौके पर ही इस समस्या का समाधान करवाया गया। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या